चेक करो चल रही है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और मेडावल हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि शुरुआती क्लासेस आपने देख ली होगी एंड उसके बाद हम आगे की क्लासेस को कंडक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक इशू आ रहा है चश्मे का। ठीक है, एक मिनट रुको यार। लेट मी ट्राई दिस। स्टार्ट लेट से होता है, उससे कोई इशू नहीं है बाबू, मैं प्रॉपर क्लास लेता हूँ आपकी। ठीक है, पहले से बेटर है कम से कम। बताओ कैसे हो भाई जी? तो कल की क्लास में हम काफ़ी आगे पोर्शन को भेज चुके थे, उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि भाई किस प्रकार से इस्लाम का ओरिजिन हुआ, ये लोग क्यों इंडिया पर अटैक करना चाहते थे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है द अटैक्स बाय द अरब्स। अटैक्स बाय द अरब्स आज की क्लास का टॉपिक है। हेडिंग डाल लीजिए, अटैक्स बाय द अरब्स। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बेहतरीन क्लास, खास क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का मध्यकालीन भारत में। किस कलर की डिस्प्ले पे पढ़ाना है बताऊं? आप कहते हो तो मैं ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ा दूं, आप कहते हो तो मैं व्हाइट पे पढ़ा दूं, जिस पे कहोगे उस पे पढ़ा दूंगा। अरेबियन अटैक्स हैं, टर्किश अटैक्स हैं। तो पहले ना अरेबिक अटैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, याद रखिए। अगर पहली क्लास नहीं डाली है कोई बात नहीं, वो डल जाएगी। ठीक है, अभी हम आज की क्लास पे फोकस करते हैं। पुरानी क्लास के इतना ज्यादा रिलेटिविटी नहीं रहेगी, सेपरेट सा एकदम टॉपिक रहेगा। वो ज्यादातर बच्चे व्हाइट की डिमांड कर रहे हैं, क्या करूं? व्हाइट व्हाइट, ब्लैक की काफी कम डिमांड है। चलो ब्लैक पे अपन ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। मेरा भी आज ऐसा है कि एक ना आंखों के अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ट्राई करके देख लेते हैं ब्लैक कैसा रहेगा। उसके बाद आप बता देना। मुझे पता है बच्चे प्रिंट निकलवाते हैं, मेरी इन फाइलों का प्रिंट निकलवाते हैं, पर कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। आ जा, ठीक है। तो हमारी हेडिंग क्या है बाबू? ये है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है जिसका जो मीनिंग है वो है बेसिकली क्या? भारत में अरबी आक्रमण। भारत में अरबी आक्रमण, अरबी आक्रमण, अरेबियन अटैक्स, अरबी आक्रमण, अरेबियन अटैक्स इन इंडिया, अरेबियन अटैक्स इन इंडिया, अरेबियन अटैक्स इन इंडिया, अरेबियन अटैक्स इन इंडिया। तो स्थिति की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि आपको देखने को मिलता है कि देखो अपना ना इंडिया है, जैसे अपना इंडिया आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है सर, मैं आज के मैप के हिसाब से ही समझाने की कोशिश करूंगा जितना मेजरली हो पाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे आज के ही मैप को कंसिडरेशन में लिया जाए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्रिएट हो। तो आज की डेट में जो इंडिया का मैप आपको देखने को मिलता है, नीचे आपको देखने को मिलता है श्रीलंका। ये श्रीलंका को पहले शैलोन बोलते थे, लेकिन बोलते श्रीलंका ही ठीक है ये श्रीलंका। श्रीलंका आपको देखने को मिलता है। यहां फारस देश है, यहां पर्शियन देश है, फारस, ईरान, बेसिकली ईरान इसको बोलते हैं फारस। ईरान तो आज की डेट में बोलते हैं, वर्तमान में ईरान बोलते हैं इसको। उस समय इसको क्या बोला करते थे अपन? सर उस समय इसको बोला करते थे हम फारस, पर्शिया। क्या बोलते थे इसको? पर्शिया बोला करते थे। अब होता क्या है कि पर्शिया के अंदर इस्लामिक प्रभाव बहुत ज्यादा था। पर्शिया में क्या था? इस्लामिक प्रभाव बहुत ज्यादा था। ठीक है, और वहां पे पर्शिया में खलीफा के द्वारा एक राजा घोषित किया जाता है। पर्शिया में ही एक राजा बनाया जाता है, अबू अबू अल वालिद, ये खलीफा का नाम है। वो एक यहाँ पे रूलर बनाता है जिसका नाम है अल हजाज। ठीक है, बात को समझना। मैं बात कर रहा हूं
8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, खलीफा आपको देखने को मिलता है, खलीफा आपको देखने को मिलता है जिनका नाम था अल वालिद सेकंड। अल वालिद आपको देखने को मिल जाएंगे, अल वालिद। तो अल वालिद के द्वारा फारस का राजा किसको घोषित किया जाता है? अल हजाज को। अल वालिद के द्वारा जो फारसी राजा घोषित किया जाता है, अल वालिद के द्वारा जो फारस का राजा घोषित किया गया, फारस का राजा, द किंग ऑफ पर्शिया। पर्शियन किंग कौन घोषित किया जाता है? पर्शियन किंग कौन घोषित किया जाता है? अल हजाज। पर्शियन किंग घोषित किया जाता है अल हजाज। अल हजाज, अल हजाज को एक ही जिम्मेदारी दी जाती है कि अल हजाज, तुम्हें इस्लाम का प्रभाव बढ़ाना है और तुम्हें भारत के ऊपर अटैक करना है। यू हैव टू अटैक इंडिया। सिर्फ पर क्यों करना है भारत पर अटैक? ये क्या मतलब हुआ भारत पर अटैक करना है? मैंने जैसा बताया, भारत पर अटैक के कारण मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। भारत पर अटैक इस कारण से होना था क्योंकि उस समय भारत सबसे अधिक प्रभावशाली देशों में से एक था। खलीफा क्या है? खलीफा के बारे में मैं कल भी बता चुका था। एक ऐसा पद है जो कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए काम करता है। खलीफा का जो पद है, स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, CALIPHA, खलीफा। खलीफा का काम क्या होता है? ये वो टर्म है जो 632 AD में बना था। कब बना था ये खलीफा पद? सर ये 632 AD में बना था। इसका काम था इस्लाम को आगे बढ़ाना, इस्लाम को प्रमोट करना, ज्यादा आगे बढ़ाना। और दिस इज हाईएस्ट पोस्ट इन इस्लाम। इस्लाम में हाईएस्ट पोस्ट ये कंसिडर की जाती है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रही है बात हमें? ठीक है। अब यहां अल हजाज का यहां व्यापार चला करता था। अल हजाज का श्रीलंका से व्यापार था। अल हजाज का श्रीलंका से व्यापार चलता था। अल हजाज का श्रीलंका से व्यापार चला करता था। अल हजाज का श्रीलंका से व्यापार चला करता था। का से व्यापार चला करता था, व्यापार चलता था। अल हजाज हैज ट्रेड रिलेशन विद श्रीलंका। अल हजाज क्या कहता है? ट्रेड रिलेशन विद श्रीलंका, ट्रेड रिलेशन विद श्रीलंका, विद श्रीलंका। अब 710 AD के आसपास क्या होता है? 710 और 711 AD के मध्य इसका एक जहाज होता है। 710 और 711 AD के मध्य, 710 और 711 AD के मध्य, AD में अल हजाज के एक जहाज को देवल पोर्ट पर लूट लिया गया। अल हजाज का जहाज, अल हजाज जहाज देवल पोर्ट पर लूट लिया गया। देवल पोर्ट पर लूटा गया, देवल बंदरगाह पर लूटा गया, गाह पर लूटा, लूटेड एट देवल पोर्ट। जो ये जहाज था, अल हजाज का जहाज था, अल हजाज शिप, अल हजाज शिप, अल हजाज शिप लूटेड एट डेबल पोर्ट, लूटेड एट डबल पोर्ट, डबल पोर्ट, डबल पोर्ट पर लूटा गया। अब ये डबल पोर्ट कहां पर है? वेयर इज दिस डबल पोर्ट? अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि क्या खलीफा कोई भी बन सकता है? नो नो नो, खलीफा कोई भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं होता था। होता ये था कि जो पुराना खलीफा होगा वही अगला खलीफा बनाकर जाएगा। राइट, जो पुराना खलीफा होगा वही अगला खलीफा बनाकर जाएगा। जनता के द्वारा ही खलीफा जो है उनको मतलब माना जाता था, पूजा जाता था भगवान की भांति। अब यहां पर जो डेबल पोर्ट है वो कहां पर है? जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, इस समय यहां जो ये हिस्सा है ये भी आपको इस प्रकार से देखने को मिलता था, जो आज की डेट में पाकिस्तान है। तो ये भी आपको ऐसे ही देखने को मिलता था। तो यहां पर जो ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है, पूरा का पूरा हिस्सा ये वाला, दिस एरिया वॉज कंसिडर्ड एज, ये जो एरिया है इसी को क्या कहा जाता था बाबू? दिस एरिया वॉज सिंध। ये जो हिस्सा था इसको कहा जाता था सिंध, सिंध। और सिंध में वंश कौन सा था? सिंध में डायनेस्टी इस समय कौन सी थी? सिंध में वंश चलता था कौन सा? ब्राह्मण वंश चलता था। यहां पर एक ब्राह्मण वंश चलता था, ब्राह्मण, ब्राह्मण डायनेस्टी यहां पर चला करती थी, ब्राह्मण डायनेस्टी चलती थी। और वंश का जो राजा कौन था उसका नाम था दाहिर। वंश का जो राजा था उसका नाम क्या था? वंश का जो राजा किंग था उसका नाम क्या था?
और दाहिर, उसका नाम था दाहिर। दाहिर, ठीक है, याद रखना, दाहिर। यहां पे राजा चला करता था दाहिर, ठीक है। चलिए, अब यहां पे एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, यहां पर ये पॉइंट आपको देखने को मिलता है। दिस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को कहा जाता है, यहां सॉरी, यहां पर एक पॉइंट देखने को मिलता है, इस पॉइंट को कहा जाता है देवल बंदरगाह। यही क्या है? यही है देवल बंदरगाह, जहां पर जहाज लुटा है। यही है देवल बंदरगाह जहां जहाज लुटा है। बट यहां जहाज पहुंचा कैसे? दरअसल श्रीलंका से ऐसे घूमता हुआ जहाज जा रहा था, ठीक है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अपना अलग जलवा था उसका, ऐसे जा रहा था। इसे आगे ऐसे कंटिन्यू सफर करना था, ठीक है। बट जब ये यहां से आ रहा था, तो क्लेम है कि भाई जब ये जहाज यहां से आ रहा था, तो यहीं पर उसको रोक लिया गया, हाथ हाथ घोड़े तोड़ दिए गए इसके, ठीक है, जो भी जहाज को चला रहा था, और ये लूट लिया गया। ये कंसीडरेशन किया जाता है कि यहीं पर डेवल पोर्ट पर ही जहाज को लूटा गया। आरोप किसके ऊपर लगेगा? आरोप लगेगा सिंध के राजा के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिंध की टेरिटरी ये आती है, सिंध की टेरिटरी ये आती है, तो जहाज को लूट लिया गया, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आप इस चीज को लिखेंगे, अलहजाज ने लूट का आरोप दाहिर पर डाला और मुआवजे की मांग करी, दाहिर ने मना कर दिया। अलहजाज अक्यूज्ड, अलहजाज ने हर्जाने की मांग करी, हर्जाने की मांग करी, हर्जाने की मांग करी, हर्जाने की मांग करी, हर्जाने की मांग करी। अलहजाज ने हर्जाने की मांग करी। किससे मांग करी? हर्जाने की मांग करी दाहिर से, दाहिर से। तो आप इस शेर को चाहे तो लिख सकते हैं, अलहजाज डिमांडेड फाइन फ्रॉम दाहिर। अलहजाज डिमांडेड फाइन, डिमांडेड फाइन फ्रॉम दाहिर। दाहिर डिनाइड, दाहिर ने मना कर दिया कि भाई तेरा जहाज लूटा है तो मैं क्या करूं? क्या रे, मैं जिम्मेदार हूं, तेरा जहाज लूटा है? मैं क्या करूं? क्यों लेके जा रहा था उधर से रात में? तो दाहिर ने इसके लिए मना कर दिया। दाहिर ने जुर्माना भरने से मना कर दिया, दाहिर ने जुर्माना देने से मना कर दिया, दाहिर द्वारा जुर्माना देने की मनाही कर दी गई, मना किया गया। अब अलहजाज ने सोच लिया बदला लूंगा, मना किया गया। तो आप इस चीज को लिखेंगे दाहिर डिनाइड, दाहिर डिनाइड। अच्छा, हमें इस सब के बारे में कैसे पता? क्या मैं वहां पर था? नहीं, मैं वहां पर नहीं था। दरअसल जो ये पूरी कहानी है या इसके बारे में संपूर्ण रचना है, ये हमें किताब में से देखने को मिलती है। ये पूरी घटनाक्रम, इस घटनाक्रम का उल्लेख, इसका उल्लेख चचनामा नामक पुस्तक में है। इसका उल्लेख चचनामा पुस्तक में है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है या एविडेंसेस है, इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है या इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है या इंफॉर्मेशन आपको कहां देखने को मिलती है? डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन आपको कहां देखने को मिलती है? सर जी, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, एक बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा, चचनामा में देखने को मिलती है। और चचनामा के लेखक का नहीं पता हमें कौन है, इसका लेखक अज्ञात है, इसका लेखक अज्ञात है, हमें नहीं पता। लेकिन इसका अनुवादक यानी ट्रांसलेटर इसका जरूर है, अनुवादक है इसका, जिसका नाम है अली अहमद। अली अहमद इसको अरबी में ट्रांसलेट करेगा, अरबी में करेगा। फिर अबू बकर इसको फारसी में करेगा, अबू बकर इसको फारसी में करेगा, अबू बकर इसमें किस में करेगा? फारसी में करेगा, ठीक है। याद रखना दोनों के बारे में, दोनों के बारे में, पर्शियन एंड अरबी। ये ट्रांसलेटर, अनुवादक का मतलब है जो ट्रांसलेट करता है। चच का नाम यहां पे आ रहा है ना, ये चच जो आप देख रहे हैं, चच आपको एक टर्म देखने को मिलता है, चच। चच कौन है? चच, CHACH। चच नामक किसको लेकर है? दाहिर के पिता का नाम चच है। दाहिर का जो पिता है, दाहिर का पिता, जो दाहिर का पिता है, द फादर ऑफ दाहिर, उसका नाम क्या था? चच था।
तो एक किताब वास्तविकता में उसके बारे में चर्चा करती है। दाहिर के पिता का नाम चस था, नोट करिए, फटाफट लिखो बाबू, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने बाबू? ठीक है। सो यूपीजीके की बुक बाबू, यूपीजीके की बुक अगले 10 दिन बाद मिलेगी। ठीक है, आप मुझे ना 1 महीना दे दो, 1 महीने में सारी बुक्स आ जाएंगी। मैप बनाना है क्या? अगर बनाना चाहते हो बना सकते हो, मैं पढ़ाने के हिसाब से मैप बना रहा होता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अलहजाज का तो देखो, यहाँ आप समझो अलहजाज को एक मौका मिल गया अब इंडिया पे अटैक करने का। क्यों मिल गया उसको मौका? कि इसने हरजाने की मांग करी, हरजाना मिला नहीं, तो अलहजाज को मिल जाता है मौका कि मैं अटैक कर दूंगा अब। तो अलहजाज के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है। अब उसको समझिए वो आक्रमण किस प्रकार से किया जाता है। पहले ये बताइए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर आपको आई है किस तरीके से सारा काम चला है? ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि भारत पर अरबी आक्रमण, अरबी आक्रमण, अरेबिक अटैक ऑन इंडिया, अरब अटैक्स ऑन इंडिया, अरब अटैक्स ऑन इंडिया, अटैक्स ऑन इंडिया। देखो अगर मैं बात बताऊं, पहले कुछ अनसक्सेसफुल अटैक भी हो चुके थे, जैसे 708 में और 710 में कुछ अटैक्स इंडिया पर किए गए थे जो अनसक्सेसफुल रहे थे। जैसा मैंने बताया असफल आक्रमण भी हो चुके हैं। 636 एडी के बाद ही, ईडी के बाद ही रशीउद्दीन, ठीक है, रशीउद्दीन, रशीउद्दीन, राशिद, राशिदियान, एक सेकंड रुकना, इसको लिखने का तरीका होता है इंग्लिश में तो यार देखो बहुत सिंपल है, इसको राशिदियान लिखते हैं, राशिदियान एंड उमैयद,
वो इंग्लिश में तो लिखना बहुत आसान होता है, राशिदियान एंड उमैद, हिंदी में लिख लीजिए रशिदियान, राशिदियान, राशिदियान, राशिदियान तथा उमैद, उमैद, उमैद वंश, उमैद, उमैद वंश द्वारा भारत पर कई आक्रमण किए गए, भारत पर कई हमलों का प्रयास किया गया, भारत पर कई हमलों का प्रयास किया गया, हमलों का प्रयास हुआ, प्रयास हुआ, जो असफल रहे थे, जो असफल रहे। ठीक है। अच्छा, उमैद वंश का जो आप ये देख रहे हो ना, अल हजाज जो है वो किस डायनेस्टी का है? जो अल हजाज है वो उमैयद डायनेस्टी का, उमैयद डायनेस्टी का, उमैयद डायनेस्टी का कौन है? ये अल हजाज जो है उमैयद का है। पर कई हमलों का प्रयास हुआ परंतु सभी असफल रहे, परंतु सभी असफल रहे, सभी असफल रहे। ठीक है। इनिशियल अटैक्स वर अनसक्सेसफुल, आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इनिशियल अटैक्स वर अनसक्सेसफुल। अब जैसे भरोच के द्वारा अटैक किया गया था, भरोच के द्वारा 708 में अटैक किया गया था, 710 के अंदर शादिक करके हैं वो अटैक करते हैं, बट वो फेल रहे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 708 में अटैक किया था, 710 में अटैक किया था, ये सब बेकार रहे, ये सब अनसक्सेसफुल रहे। तो हम ना इतिहास में केवल सक्सेसफुल चीजों को पढ़ते हैं, इतिहास उसी का जो बना पाए, है ना। तो हम बात करते हैं भारत पे पहला सफल अरब आक्रमण, भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण। तो भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण की बात करते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक, फर्स्ट अरब सक्सेसफुल अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट अरब सक्सेसफुल अटैक। अब पहले सक्सेसफुल अटैक की बात करते हैं, तो बाबू ये स्टार्ट किसके द्वारा किया जाता है? 711 एडी में अल हजाज के द्वारा अपने सबसे काबिल सेनापति, जो उसका गुलाम और दामाद दोनों था, 711 एडी में उसको भारत पर आक्रमण के लिए भेजा जाता है, 711 एडी में भेजा जाता है। ठीक है, याद रखना, जैसा मैंने बताया 711 एडी में, एडी में अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को, अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को, बिन कासिम को सिंध आक्रमण के लिए भेजा, आक्रमण के लिए भेजा, के लिए भेजा, सिंध आक्रमण के लिए भेजा, के लिए भेजा। याद रखना। तो भैया 711 एडी में सिंध अटैक के लिए भेजा गया है, याद रखना। तो मैंने बताया मोहम्मद बिन कासिम को सिंध आक्रमण के लिए भेजा है, याद रखना थोड़ा सा। सेंट टू सिंध अटैक, सेंट टू अटैक ऑन सिंध, सेंट मोहम्मद बिन कासिम, सेंट टू अटैक ऑन सिंध, अटैक ऑन सिंध। किसको भेजा गया? सेंट टू अटैक ऑन सिंध, मोहम्मद बिन कासिम। लिख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम। अब यहां पर इसको समझना कि किस तरीके से काम चलता है। एडी को लिख सकते हैं ईशवी, एडी को ई लिख लेना ईशवी, एडी को हिंदी में ईशवी लिख लेना, हरिओम। अब यहां पर समझना, हमले की शुरुआत होती है 711 में, तो दिसंबर 711 एडी में सबसे पहले किया जाता है सीज ऑफ डेबल पोर्ट, डेबल पोर्ट का घेराव। यहां किया जाता है देवल बंदरगाह का घेराव, देवल बंदरगाह घेराव, बंदरगाह घेराव किया जाता है। यहां पे क्या करता है, ये डेबल पोर्ट को घेर लेता है, डेबल, सीज ऑफ डेबल, डेबल, डेबल पोर्ट को घेर दिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने।
तो यहां पर थोड़ा सा इसमें पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता लगेगी कि जो देवल बंदरगाह को यहां पर घेरा गया है, तो यहां अब सबकी स्ट्रेटेजी अपनी एक अलग है। स्ट्रेटेजी क्या है कि यहां पर जो ये पर्सन है, जो दाहिर है, ये पूरा यहां पर है, तो ये यहां देवल पोर्ट को छोड़कर यहां चला जाता है, यहां मतलब यहां चला जाता है। और ये क्या है सर, जहां पे ये गया है इसको कहा जाता है रावर। इंग्लिश में बोलते हैं अरोर और हिंदी में बोलते हैं रावर। तो ये यहां देवल को छोड़कर रावर चला जाता है, जो सिंध में ही एक स्थान है। कि वो यहां से भाग क्यों गया, दाहिर क्यों भाग गया? दाहिर ने सोचा कि मैं थोड़ा दूर चला जाता हूं इससे और बैटल की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि जैसे ही आएगा मैं इसको दबोच लूंगा, वहीं मार दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम को मैं वहीं दबोच के मार दूंगा, मैं यहां से भाग जाता हूं ताकि मैं स्ट्रेटेजी बनाने का मुझे टाइम मिल जाए। बढ़िया। तो यहां से जब देवल बंदरगाह पर सीज किया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सीज किया जाता है, तो समझना यहां से दाहिर रावर चला गया, यहां से दाहिर रावर चला गया, रावर चला गया। दाहिर वेंट टू रावर, दाहिर वेंट टू रावर। रावर को अरोर भी कहा जाता है, रावर को अरोर भी कहा जाता है। दाहिर वेंट टू रावर, दाहिर कहां चला गया बाबू? रावर चला गया, यानी रावर अर्थात अरोर चला गया। ठीक है, याद रखना, रावर या अरोर आप कह लीजिए, ताकि वो टैक्टिस, बैटल टैक्टिस कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम रुका नहीं, दिन रात का सफर किया उसने। दिन रात का सफर करने का मतलब है पूरी रात चला, पूरे दिन चला, है ना, दिन रात का सफर करा और ये सीधा दाहिर के पास पहुंच गया। मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 दिनों के अंदर वो रावर भी पहुंच गया। तो उसने दाहिर को प्लान बनाने का टाइम ही नहीं दिया। तो यहां पता लगता है हमें, तब 712 एडी में आपको एक अटैक देखने को मिलेगा। एडी में आपको देखने को मिलता है जो कहा जाता है पहला अरबी सफल आक्रमण। इसको कहते हैं पहला अरब सफल आक्रमण, अरब सफल आक्रमण, अरबी सफल आक्रमण, आक्रमण इसको कहा जाता है। फर्स्ट सक्सेसफुल अरेबिक अटैक, सक्सेसफुल अरब अटैक, अरब अटैक, अरब अटैक देखने को मिलता है। ठीक है जी हाँ। तो यहां 712 एडी के अंदर यहां देखने को मिलता है रावर का युद्ध। रावर के युद्ध को बैटल ऑफ अरोर के नाम से भी जाना जाता है। रावर के युद्ध को अपन बैटल ऑफ अरोर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ अरोर। इसको हम बैटल ऑफ अरोर के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं बाबू, बैटल ऑफ अरोर के नाम से भी इसको जाना जाता है। वो यहां पर किया गया। तो जो बैटल ऑफ अरोर किया जाता है, इसमें एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम और एक तरफ दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम और इसके अगेंस्ट में कौन है बाबू? तो दैट इज दाहिर। दाहिर, दाहिर आपको देखने को मिल जाएगा। अब पहले क्या था, ये पूरी स्ट्रेटेजी से आया था। मोहम्मद बिन कासिम को पता था मुझे क्या करना है। पहले जो दाहिर लड़ता था वो हाथी पर बैठ के लड़ता था। तो कासिम की स्ट्रेटेजी थी कि मैं इसके हाथी को गिरा दूंगा, हाथी खाली हो जाएगा, हाथी के ऊपर कोई नहीं बैठा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को लगेगा दाहिर गिर गया, दाहिर मर गया, बस बात खत्म, मैं दाहिर को मृत घोषित कर दूंगा, सेना भाग जाएगी, मैं दाहिर को मार दूंगा। स्ट्रेटेजी ने काम कर गया, जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई। दाहिर के हाथी को गिराते ही सेना को लगा दाहिर मर गया, सेना छोड़ के भाग गई, दाहिर को पकड़ के मार दिया गया, युद्ध हार गए। तो यहां पर दाहिर की हत्या कर दी जाती है। दाहिर लॉस्ट और इसकी हत्या कर दी गई। दाहिर लॉस्ट द बैटल, लॉस्ट बैटल, लॉस्ट बैटल, दाहिर युद्ध हार गया, लॉस्ट बैटल। और यहां पर ना सिर्फ दाहिर को लॉस्ट कर दिया, बैटल हारा, ना केवल दाहिर युद्ध हारा बल्कि इसकी हत्या भी कर दी गई। इवन ही वॉज किल्ड। ठीक है, याद रखना। यहां पर मोहम्मद बिन कासिम विक्ट्री प्राप्त करता है, वॉन। इसके बाद क्या मोहम्मद बिन कासिम रुका? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम नहीं रुका। 713 एडी में
मुल्तान पर अटैक करता है, मुल्तान को लूटता है। ठीक है, तो यहां पर अब याद रखना 713 एडी में मुल्तान पर अटैक करता है, मुल्तान को लूटता है। लूटेड मुल्तान। मुल्तान मुल्तान में इसको इतना सोना मिला, इतना सोना मिला जितना इसने आज तक देखा भी नहीं था। मुल्तान लूट देखने को मिलती है, मुल्तान लूट देखने को मिलती है। तो दाहिर के द्वारा, कासिम के द्वारा मुल्तान लूट कौन करता है? सर मुल्तान लूट की जाती है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये मुल्तान को एक नाम देता है सोने का शहर, स्वर्ण नगरी। मुल्तान को क्या नाम दिया जाता है? स्वर्ण नगरी। कौन देता? मोहम्मद बिन कासिम। इसको नाम दिया गया स्वर्ण नगरी, जिसको हम बोलते हैं बाई मोहम्मद बिन कासिम। सिटी ऑफ गोल्ड, एमबीक्यू, मोहम्मद बिन कासिम। वो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना बाबू, फटाफट नोट करो। ठीक है, तो मुल्तान पाकिस्तान में है। उस समय वो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। सिंध भी ऐसे तो आज की डेट में पाकिस्तान में है। क्या रे? हाँ, कैसा लग रहा है ये वाली हिस्ट्री पढ़ के आपको? यूं तो पढ़ी होगी इतिहास तुमने अब से पहले बहुत बार, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी बात अलग है। खैर बहरहाल, इसको अगर आप नोट कर चुके हैं देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको पढ़ चुके हैं देन हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई हैव द यूनिक क्लास ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं कि इसने चलो अटैक तो बहुत कर लिया, अब हम ना दाहिर की हत्या करा देते हैं। ठीक है, अब ना अपन क्या करते हैं कि इसकी ना हत्या करा देते हैं, खेल खत्म करते हैं इसका, राइट? इसका खेल खत्म करते हैं। तो आगे आप हेडिंग डाल लेंगे कि डिक्लाइन ऑफ दाहिर, डिक्लाइन ऑफ दाहिर। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए डिक्लाइन ऑफ दाहिर। दाहिर तो मरी, सॉरी, डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। अरे डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम ना भाई। हाँ, कांस्टेबल फॉर्म में दिल्ली पुलिस में लाइसेंस चाहिए होता है, जी हाँ। तो हेडिंग हमारी क्या है? डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का डिक्लाइन आप देख लीजिए। इंग्लिश में इसका, हिंदी में इसको क्या लिख लेंगे? मोहम्मद बिन कासिम का दमन। मोहम्मद बिन कासिम का दमन, कासिम का दमन। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन कासिम के दमन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहां आपको दाहिर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। मोहम्मद बिन कासिम के दमन को मैं बताऊंगा यहां से, यहां सीधा शुरू होगा 715 एडी से इसका दमन। जुलाई में इसकी डेथ हो जाएगी। तो कैसे हुई है उसको मैं, दो थ्योरी हैं इसकी, दो थ्योरी बताऊंगा। यहां पे आप मैं दाहिर के बारे में बता देता हूं, दाहिर के बारे में क्या बातें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या प्रचलन है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं यहां।
ठीक है, यहां दाहिर के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। दाहिर का क्या सिस्टम था। क्या समझिए दाहिर, यहां हम समझते हैं किसके बारे में, दाहिर के बारे में समझते हैं। दाहिर के बारे में समझते हैं। दाहिर की पुत्र पुत्री और पुत्र के बारे में समझते हैं। दाहिर का एक पुत्र आपको देखने को मिलता है, दाहिर का पुत्र आपको देखने को मिलता है, बेटा, जिसका नाम क्या है, जय सिंह। जय सिंह। मोहम्मद बिन कासिम ही इसकी हत्या कर देगा। किल्ड बाई मोहम्मद बिन कासिम। किल्ड बाई मोहम्मद बिन कासिम। इसका काम खत्म हुआ। नेक्स्ट इसकी वाइफ, इसकी वाइफ की बात करते हैं। तो सर इसकी वाइफ आपको देखने को मिलती है दो वाइफ हैं इसकी। एक का नाम है रानी देवी और एक का नाम है लाडो देवी। एक का नाम है लाडो देवी। एक का नाम क्या है भाई जी, रानी देवी है, और एक का नाम क्या है, लाडो देवी है। लाडो है, एक का नाम रानी है। और तीसरा इसकी पुत्री, इसकी पुत्री, एक का नाम क्या, पारमल, और एक का नाम है सोमवती। एक का नाम है पारमल देवी और एक का नाम है सोमवती। सोमवती देखने को मिलता है। सूर्यवती देख लीजिए, सूर्यवती। सोमवती बेसिकली इसी का नाम है, पारमल का ही सोमवती भी है। ये आपको कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, पारमल एंड सूर्यवती। ठीक है भाई, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये। अब रानी देवी जो थी, इन्होंने तो कर लिया जौहर। जो रानी देवी हैं, जो रानी देवी हैं, ये तो कर लेती हैं जौहर। ठीक है, सूर्यवती और पारमल देवी। अब जो रानी देवी हैं, इन्होंने तो कर दिया रावर किले में जौहर। रावर किले में जौहर इन्होंने कर दिया, लिख लीजिएगा, रावर किले में जौहर। किले में इन्होंने जौहर कर दिया। जौहर का मतलब होता है अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं को अग्नि के प्रति समर्पित कर देना। इन्होंने जौहर कर लिया, मर गई अपने पति की डेथ के बाद, खुद ही मर गई। लाडो देवी ने क्या करा, बाद में इन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने भी बाद में आत्महत्या करी थी, आत्महत्या करी। ठीक है, चलिए, ये 2 पॉइंट हो गए, सुइसाइड, और इन्होंने क्या किया, कमिट जौहर। शी बेसिकली कमिट जौहर, कमिट जौहर। तो इन्होंने तो कर लिया जौहर और इन्होंने कर दिया सुइसाइड। आत्महत्या एक डिफरेंट चीज है, जौहर एक डिफरेंट चीज है। जौहर अपने पति के जाने के तुरंत बाद किया जाता है, आत्महत्या बाद में की जाती है। आत्महत्या एक अलग चीज होती है। ठीक है, चलिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुभांश नंद किशोर खुबर नाम से जो बच्चा है, सुशांत, अगर आप समझने की कोशिश करोगे आप समझ पाओगे। किनारे पे खड़े होकर उसमें तालाब की गहराई का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपकी इच्छा है बात को समझेंगे तो शायद आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। अब यहां पारमल और सूर्यवती की एक अलग सी डिमांड चलती है। जो अलहजाज है वो कहता है कि मैं दाहिर की पुत्रियों से विवाह कराना चाहता हूं अपने पुत्रों का। अलग लेवल है, देखो, कह रहे कि अगर मैं दाहिर की बेटियों से, अगर मैं दाहिर की बेटियों से अपने पुत्रों का विवाह करा दूं तो हमारे एक मित्रवही संबंध बन जाएंगे और इंडिया का जो सिंध है वहां पे हम लेजिट रूलर्स बन जाएंगे, यानी कानूनी तौर पर शासक बन जाएंगे। अरे ये तो बड़ी बात हो गई। तो ये क्या बात हुई सर, ये बात ये हुई कि यहां पर पारमल देवी और सूर्यवती को बुलाया जाता है अलहजाज के द्वारा। अब समझना, 715 एडी की बात है, 714 एडी में होगा वैसे ही, या 715 में ही लिख लीजिए, सीधे 715 लिखो आप, हम का डेट चेंज होगी फिर बाद में। 715 एडी में अलहजाज द्वारा कहा जाता है कि सूर्यवती को और पारमल देवी को ले आओ।
ठीक है, चलो। अल हज्जाज द्वारा सूर्यवती प्लस पारमल को बुलाया गया, पारमल को बुलाया गया, बुलाया गया। ही कॉल्ड, अल हज्जाज कॉल्ड पारमल एंड सूर्यवती, अल हज्जाज कॉल्ड पारमल एंड सूर्यवती, राइट? ठीक है। अब वहां जाकर ये एलिगेशन लगा देती है, समझ लो। सूर्यवती और पारमल ने, अल हज्जाज, सूर्यवती प्लस पारमल ने कासिम पर आरोप लगा दिए, कासिम पर आरोप लगा दिए, आरोप लगा दिए, लगा दिए। कह दी कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है और ये बदतमीजी करी है तुम्हारे चीते ने, ठीक है, तुम्हारे कासिम ने हमारे साथ बदतमीजी करी है कि अब हम राजकुमार से कैसे शादी कर लें, हमारे साथ तो पहली कासिम बदतमीजी कर चुका है। अल हज्जाज आग बबूला हो जाता है, कहता है कि अच्छा, मेरे बेटे की होने वाली वाइफ के साथ बदसलूकी, कासिम को मार दो। मतलब कासिम को मार दो, वो हमारी होने वाली बहू के साथ बदसलूकी थोड़ी कर सकता है, नौकर है हमारा। अपनी लड़की की शादी तो करी थी, लड़कियां बहुत सारी हैं, कहीं और शादी कर लेंगे, लेकिन कासिम को मार दो, इसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। हमने कहा था दोनों को सुरक्षित यहां पर लाया जाए, वो खुद बदसलूकी करेगा। तो 715 एडी में इसी के ऑर्डर पर जुलाई के महीने में इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो अल हज्जाज के आदेश पर इसकी हत्या कर दी गई। तो 715 एडी में, 15 एडी में अल हज्जाज के कहने पर इसकी हत्या कर दी गई, अल हज्जाज के कहने पर हत्या, हज्जाज के आदेश पर, दाहे अल हज्जाज के आदेश पर हत्या कर दी जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की हत्या, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या, ही वाज किल्ड। एक तो आदेश है भाई, एक तो थ्योरी है ये, एक थ्योरी तो ये होती है जो आपको देखने को मिलती है, द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी एक और है कि 715 एडी में जो खलीफा है वो चेंज होकर सुलेमान आ गए। पहले अल वालिद है, अब खलीफा चेंज हो गए जिनका नाम है सुलेमान। सुलेमान थोड़े स्ट्राइक नेचर के हैं, उनका यह मानना है कि खलीफा मैं ही हूं, मैं ही सिर्फ इस्लाम के बारे में जानता हूं, कोई और कुछ नहीं जानता, प्लस मैं ही इस्लाम को बढ़ा सकता हूं, कोई और नहीं बढ़ा सकता। तो यहां मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये तो बहुत इस्लाम को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, इसी वजह से सुलेमान कहते हैं कि हीरो मैं हूं, कोई और नहीं है, जो आगे नाम बढ़ रहा है उसको मार दो। तो ऐसा दूसरी थियरी दी जाती है कि नए खलीफा सुलेमान के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई, नए खलीफा सुलेमान के आदेश पर एमबीके की हत्या कर दी गई, नए खलीफा सुलेमान के आदेश पर, सुलेमान के आदेश पर, के आदेश पर, सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। वो तभी भी होगी कभी, जुलाई 715 एडी होनी हत्या तभी है, ठीक है। चलो, तो बस सीधे तौर पर आपको ये इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब यहां पे आता है, चलो ये इसी वजह से जो अरेबियन कल्चर है वो पाकिस्तान में ज्यादा है, हमारे यहां बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो यहां तक पहुंच नहीं पाए। और उसके पीछे का रीजन है बप्पा रावल, बप्पा रावल की फैमिली इसमें मारी गई इस हमले में जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में। तो कसम खाई थी बप्पा रावल ने कि मैं बदला लेके रहूंगा, हर एक लहू की बूंद का बदला लिया जाएगा और मैं लेके रहूंगा। तो 725 में उन्होंने अटैक किया था, इवन उन्होंने अरब में अटैक किया, फारस में अटैक किया, तुर्की में अटैक किया, उज्बेकिस्तान में अटैक किया। तो बहुत बड़े मजबूत अटैकर वो रहे। और जो आज की डेट में आप रावलपिंडी देखते हो जो पाकिस्तान में है, वो भी उन्होंने ही बसाई। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, जब मैंने पढ़ाया था आपको राजपूत किंगडम, ठीक है। चलिए, उसके बाद लड़कियों का क्या किया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। बाद में उसको रियलाइज हुआ लजाज को मैंने गलत किया, तो बाद में लड़कियों की भी हत्या कर दी गई। मनीषा इसको नोट कर लीजिए। हाँ, जो थियरी चचनामा के अकॉर्डिंग कौन सी, चचनामा इस थियरी को एलोंगेट करता है, ये वाली ऊपर वाली थियरी चचनामा में है,
नीचे वाली थ्योरी अलग राइटर्स लिखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे अरेबियन इंपैक्ट ओवर इंडिया। अरेबियन इंपैक्ट ओवर इंडिया, भारत पर अरबी प्रभाव। क्या आपकी क्लास से दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इस तरीके का सवाल आप बार बार पूछेंगे तो यह दिखाएगा कि आप अभी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बदलाव लाइए जनाब, इन चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होते। सर एक ही क्वेश्चन लोग बार बार पूछते हैं, परेशान नहीं होते? नहीं, मेरा काम ये है, यही है। मैं परेशान हो जाऊंगा तो फिर आपका कैसे चलेगा भाई? सर ये सब तो बुक में नहीं है, किताबें मैं ही लिखता हूँ, तो किसी किसी किताब में लिख देता हूँ, किसी किसी में नहीं लिखता। हाँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है पूछ सकते हैं, लास्ट की 5 मिनट है। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मूल विधि मुझसे पढ़ना चाहते हैं या कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो आप जीत राणा जीएस सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। वहाँ पे ज़रूर जाके आप सर्च करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के प्यार से ही चीज़ें को आगे बढ़ाया जा सकता है। लोकेश, जिस किताब की आप बात कर रहे हो, इस तरीके की मैं 3 किताब पहले ही पब्लिश कर चुका हूँ। कैसे हो राज भाई? राज भाई, उसको मैं जल्दी करा दूंगा, ठीक है। वो पॉलिटी वाला जो इशू है मुझे पता है, उसको मैं जल्दी करा दूंगा। शायद से परसों करा दूंगा, संडे में रुक के मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।